हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इवन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है फर्स्ट चैप्टर से आते हैं फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों को पता है कि बॉडी है, सॉरी प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी जो है किसी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है, खुद एक्सपीरियंस कर सकती है, एंड दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास गिवन है। प्रोटॉन का चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 और मास है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट सेम है, बस चार्ज जीरो है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 है और मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, और बट ऑब्वियसली अब आप क्लास 12 के एंड में हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, तो चार्ज के बारे में बेसिक चीजें ये बता दी। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम लोग चार्ज का रिलेटिव मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या हो रहा है, ये भी मेटल है, ये पूरा मेटल है, और ये गोल्ड के लीव्स है तो ये भी मेटल है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल है। तो जैसे हम लोग जो है उसके बाजू में कोई चार्ज्ड रॉड लेकर आते हैं, अगर हम टच करते हैं तो बड़ा वैसे कंडक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होता है और लीव्स पे जाता है और लीव्स डाइवर्ज होती है। और अगर हम लोग टच नहीं करते हैं, जैसे मान लो कि ये लीव्स है और हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आए, टच नहीं किया है, तो इंडक्शन मेथड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जिसकी वजह से लीव्स फिर से डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, जितना एंगल होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पर फिर भी जब एंगल बढ़ता है तो उतना चार्ज बढ़ता है। तो रिलेटिव हम लोग बता सकते हैं कि इस बॉडी में इतना चार्ज है, दूसरी बॉडी में उससे ज्यादा चार्ज है। ठीक है, और जो इंडक्शन वाला मेथड होता है उससे ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बता सकते हैं। कंडक्शन वाले में जो है उतना एक्यूरेसी नहीं रहती। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो अगर किसी बॉडी में मान लो चार्ज है 5 कूलम, -2 कूलम और -1 कूलम, तो नेट चार्ज जो है वो कितना हो गया उस बॉडी में? दैट इज 5 -1 -2। ठीक है, कितना हो गया? 2 कूलम। तो नेट चार्ज जो है बॉडी पे हो गया 2 कूलम। तो कैसे हमने ऐड किया? जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे। तो टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। फिर क्या लिखा है? नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे जब हम लोग दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे इनिशियली चार्ज क्या होता है? 0। पर जब हम लोग रब कर देते हैं उसके बाद एक बॉडी पे चार्ज आता है +Q, दूसरी बॉडी पे चार्ज आता है -Q। पर अभी भी आप नेट चार्ज अगर देखोगे तो नेट चार्ज इज स्टिल 0। यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज देखोगे तो नेट चार्ज इज 0। तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्व। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों में अवेलेबल होता है। कोई भी बॉडी को अगर हम चार्ज करेंगे तो सबसे पहले जो है स्मॉलेस्ट टुकड़ा जाएगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में गए तो हम लोग लिखेंगे 2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 3, तो ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? Ne। अब ध्यान रखना, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो चार्ज नेगेटिव होता है, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो चार्ज पॉजिटिव होता है। तो Q इज इक्वल टू Ne जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन है। ठीक है, और वेर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज दिस। n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आप लोग जो है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ
इन स्केलर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, then the force is directly proportional to the product of the magnitude of charges and it is inversely proportional to square of the distance between them. इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा K, where K is कूलम्स फोर्स कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, K का यूनिट जो है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, F का न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और चार्ज इंटू चार्जेस कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताई, दिस इज 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो, सॉल्व करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आता है। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या होती है? तो परमिटिविटी एक कांस्टेंट है जो ये डिसाइड करता है कि चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मीडियम का एक कांस्टेंट है। ठीक है, जितनी परमिटिविटी कम होती है उतना फोर्स ज्यादा होता है, तो फोर्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो इतनी है 10 का पावर -12, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, तो फोर्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, बाकी किसी भी मीडियम में फोर्स जो है वो कम होगा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, अगर मीडियम है तो K की वैल्यू हो जाती है, जैसे मान लो कोई भी दूसरा मीडियम है तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी मीडियम के लिए हम लोग यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो कि वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम जो है वो आप लोगों को मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन r होता है। तो यहां से आप ये भी याद रख सकते हो, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का है, और एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव है दोनों का। ठीक है, रेशियो। ओके, और परमिटिविटी जो है वो क्या होता है, तो आप लोगों को रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो। कांस्टेंट है जो ये डिसाइड करेगा कि चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब एप्सिलॉन r जो होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कैपिटल K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कैपिटल K की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर या वैक्यूम। ठीक है, कैपिटल K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट फॉर मेटल्स, और इसकी वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इट इज लेस देन इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1। ओके, फॉर वाटर इट इज 81। तो ये सब वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, सपोज मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पे चार्ज Q1 है, उसका पोजीशन है r1 है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, उसका पोजीशन है r2 है, और ये है वेक्टर r। तो अगर मुझे मान लो फोर्स फाइंड करना है 2 पे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं F21। तो फोर्स जब मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, पर जब मैं वेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे आता है यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर जो है उस फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को लिख दो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और r स्क्वायर इंटू r हो जाएगा r क्यूब, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू वेक्टर r। ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल लॉ जो कहता है
कि दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में है तो थर्ड ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा। तो R1 प्लस R जो है वो R2 हुआ, और R यहां से मिल जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ये वेक्टर R की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब है तो इसके मैग्नीट्यूड का, ये क्या हो गया, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू जो है K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R थी। अब यहाँ पे R1 प्लस R को मैंने लिखा था R2, तो वेक्टर R हो गया था R2 माइनस R1। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। नीचे R क्यूब है तो R क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया। ये फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करना है तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कर दो। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर जो है R2 वो पहले लिखना है। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स पूछा उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, और ये जो चार्जेस है Q1 और Q2 इनको पोलैरिटी के साथ रखना, मतलब पॉजिटिव है तो दोनों को प्लस प्लस, और नेगेटिव है तो प्लस माइनस। जो भी चार्ज हो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी नेगेटिव की, अपना फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसी भी चैप्टर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि अगर नेट फोर्स फाइंड करना है तो सारे फोर्स का वेक्टर सम कर दो। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और Q के ऊपर हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं। सपोज ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स Q1 इधर लगा रहा है, Q2 फोर्स इधर लगा रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज नेट फोर्स। ठीक है, तो हमें जो भी फोर्सेस लगते हैं उनका वेक्टर सम करना होता है। ठीक है, एक आध एग्जांपल बता देता हूं कि सपोज जैसे मान लो चार्जेस हैं Q और 4Q, साइड इज L, स्क्वायर है, हमें पूछा इस पर फोर्स फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, देखो ये Q क्या करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, ये क्या करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, और ये जो है फोर्स इधर लगाएगा। अब ये जो तीन फोर्सेस हैं इन सबका वेक्टर एडिशन हमें करना है, तब जाके हमें नेट फोर्स मिलेगा। क्योंकि ये चार्जेस और डिस्टेंस, ये चार्जेस और डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, सेम। चार्जेस तो यहाँ पे भी सेम है पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसको हमने अलग नाम दे दिया F डैश। अब इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग F और F का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो सपोज मैं उसको नाम देता हूँ F डबल डैश। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, और एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2F। तो ये जो F डबल डैश है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, F और F का, तो वो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये F डैश ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में। अब जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स हो जाएगा, F नेट हो जाएगा F डैश प्लस F डबल डैश। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। अब F डबल डैश की वैल्यू है √2F, एंड F इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा F डबल डैश की पूरी वैल्यू। ठीक है, और F डैश जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, और ये जो डिस्टेंस है √2L, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ये L है और ये L है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा √2L। तो F डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी F डैश की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन √2L का स्क्वायर। बस आपको इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे थोड़ा पेन मोटा हो गया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कोई भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस या रीजन जिसके अंदर अगर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो फोर्स फाइंड करो पहले डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई चार्ज है
और इस चार्ज की वजह से मुझे एट अ डिस्टेंस आर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं पहले यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा और पता करूंगा कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन दैट चार्ज, जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पे रखते हैं वो। तो ये Q0 को यहाँ नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस आर फॉर्मूला इज KQ बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो KQ बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन होता अंदर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ पे देख सकते हो न्यूटन पर कूलम, F अपॉन Q से फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस dV बाई dr, जो कि सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पोटेंशियल का हो जाएगा वोल्ट और dr मतलब डिस्टेंस है तो उसका हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज द सेकेंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आपको डाइपोल या चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को बोल सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड्स होती है, इसकी रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया कि इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फील्ड। ये इमेजिनरी लाइंस है जिसके ऊपर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो उस रास्ते पे जाएगा। देखो जैसे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता करनी है तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, जिस रास्ते पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाएगा उस रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा तो ऐसे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा तो इस रास्ते पे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब दोनों की वजह से जो नेट फील्ड है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया नेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, तो दो नेट डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकता। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका रीजन मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेकंड चैप्टर के वीडियो में दे चुका हूँ, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक एरिया बनाता हूँ, सेम एरिया में यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पे कितनी फील्ड अंदर से जा रही है, एक फील्ड। यहाँ पे कितनी जा रही है, दो या तीन फील्ड, तो तीन यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा है। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड अंदर से पास होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। यहाँ पे आप जो है कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करती है। पॉइंट चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूस रहती है। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में होगा। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जैसे 5 कूलम और 5 कूलम के दो चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट एकदम सेंटर पे होगा और फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे आपको बताई हुई है वैसे। अगर एक चार्ज बड़ा है, जैसे मान लो ये 5 कूलम है, दूसरा चार्ज 2 कूलम, तो जो छोटा चार्ज होता है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ होती है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है इसकी फील्ड में ज्यादा ताकत है, ये छोटा चार्ज है इसकी फील्ड में कम ताकत है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बाकी तुम आप ऐसे बना सकते हो। एरो का ध्यान रखना, बस पॉजिटिव चार्ज है तो एरो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सपोज 10 कूलम है एक और ये -2 कूलम, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में कहीं पे नहीं होता, न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के बाहर होता है, ठीक है। अगर मान लो कि -10 कूलम है और 2 कूलम है, तो भी छोटा वाला चार्ज यही होता है, मैग्नीट्यूड में देखना होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इनकी फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो जो छोटा वाला चार्ज होता है
वहां से हार्ट शेप की फील्ड लाइंस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, और एक लाइन सीधी बना देना प्लस से माइनस की तरफ, और नेक्स्ट फील्ड लाइन आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, और ये कर्वेचर को फॉलो करते हुए आप लोग यहाँ पे फील्ड्स बना सकते हो। एरो बस बता देना बाहर, ठीक है। -10 और +2 के लिए एकदम 100% सेम बनेगा डायग्राम, बस एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l। डिस्टेंस हम लोग 2l क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है हमेशा डाइपोल के सेंटर से लिया जाता है। तो ये 2l लेंथ होता है, तो ये l और l में डिवाइड हो जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डाइपोल लेंथ कितनी है, तो 2l। तो ये हो गया तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड q इंटू 2l आप मैग्नीट्यूड में लिख दो, ये वेक्टर में लिखा है। डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा -q से +q की तरफ डायरेक्शन होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, वेक्टर p का डायरेक्शन इधर, ठीक है। और यूनिट हो जाएगी, चार्ज का यूनिट है कूलम और इसका मीटर, तो यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है? तो कोई भी दो चार्जेस हैं डाइपोल के, +q -q, उनको जोड़ती हुई जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और उस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, टोटल डिस्टेंस 2l है इनके बीच में, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल, सॉरी ये एक्सियल पॉइंट है, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे, तो ये डिस्टेंस r है, और ये टोटल लेंथ 2l है, तो ये लेंथ l और ये लेंथ l हो गई। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मुझे चार्जेस से डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना। तो यहां से अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस, तो बट ऑब्वियस है ये r है, ये l है, तो ये हो जाएगा r - l। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r + l, क्योंकि इतना डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो ये हो गया r + l, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, जिसको नाम दे दिया E2। E1 का मैंने लेंथ बड़ा बताया है क्योंकि नजदीक में चार्ज है, और वो चार्ज दूर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r², चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है r - l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/r - l का स्क्वायर। और E2 के लिए हमें ये चार्ज लेना है, डिस्टेंस ये लेना है, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी KQ/r + l का स्क्वायर। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, E1 इधर है, E2 इधर है, तो दोनों को माइनस कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 - E2। और E1 और E2 की मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा KQ/r - l का स्क्वायर KQ/r + l का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, KQ कॉमन निकल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम हो जाएगा r² - l² का स्क्वायर। देखो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर रखो, और जब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा r + l का स्क्वायर -r - l का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो a² - b² हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो एक बार इन दोनों को ऐड करो तो 2r हो जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस करोगे तो 2l हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो। अब चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ जो होता है P होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इज K, Q इंटू 2l की जगह P लिख दिया, और ये 2r है मैंने उसको यहाँ लिख दिया, और नीचे r² - l² का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर r इज ग्रेटर देन l होता है,
मतलब डाइपोल लेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। तो उस केस में एल को 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट हो जाएगा 2kpr अपॉन, एल को 0 करूंगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर का पावर 4, एक आर कट जाएगा तो हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट का मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन लिखना है तो यहाँ पे पी के ऊपर एरो बनाओ, ठीक है, और इस पे एरो बनाना, और ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में पी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये तुम्हारा पी का डायरेक्शन, तो पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वेक्टर फॉर्म में जब बनाया तो पी के ऊपर एरो है और इसके ऊपर भी एरो है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस साइन आती, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो ये एक्सिस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो सेंटर से पास होती है, मिड पॉइंट से पास होती है दोनों चार्जेस से, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखो ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है। मैं एक काम करता हूं, चलो कोई नहीं, इसी में बना देता हूं, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। और डाइपोल लेंथ अगर 2l है तो ये लेंथ l और ये लेंथ l होगी, ठीक है। और कोई भी जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा r हो गया, ठीक है। अब ये l है, ये r है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो डिस्टेंस है। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो चार्जेस पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 नाम देता हूं तो मैग्नीट्यूड तो मुझे सेम ही मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कि प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। और क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो हमने दोनों को ई नाम दे दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे भी थीटा बना दिया। फिर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा। सिमिलरली ये ई है, ये एंगल थीटा है तो ये ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। साइन वाले कैंसिल हो गए, कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई जो है वो E1 और E2 क्योंकि सेम है तो उसको हम लोग ई नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ ट्राइंगल से, यहाँ से तुम cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस ये है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका पावर 1 है और ये रूट मतलब पावर कितना हो गया 1/2, तो 1 + 1/2 हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। और Q इंटू 2L को हम लोग P लिखते हैं तो ये हो गया KP अपॉन दिस। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट का। फिर से अगर डाइपोल लेंथ बहुत शॉर्ट है तो हम लोग लिखेंगे कि इफ R इज ग्रेटर देन L, तो L को 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा KP अपॉन R क्यूब। R स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा, बचेगा R क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट का। अब वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, वेक्टर P इस डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लिखनी पड़ेगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टॉर्क वाला डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है गॉस लॉ एप्लीकेशंस, और सेकंड इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन टॉर्क वाला।
एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पर वो थोड़े ओवररेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इससे कि जहाँ डाइपोल है -q + q, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और ये डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, दूसरा फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है वो है Q × E, और इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज दिस, वो हमें मिल जाएगा। देखो ये लेंथ है 2a और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा और ये हो जाएगा 2a sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हम लोग लिखेंगे 2a sin थीटा। चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ जो है P होता है, तो ये हो गया PE sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला इज P sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में इट इज P क्रॉस E। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क 0 है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो भी टॉर्क 0 है, थीटा की वैल्यू 90 होती है तो टॉर्क इज मैक्सिमम एंड इट इज P। sin 90 1 होता है, ठीक है, तो टॉर्क हो जाता है P एंड दैट टॉर्क इज मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क जब 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 में, उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में भी दो चीजें होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल। तो थीटा इज इक्वल टू 0 में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और थीटा इज इक्वल टू 180 में अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम डाइपोल को रोटेट करते हैं तो वापस उस जगह पे आ जाता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम उसको रोटेट करते हैं तो वो घूम जाता है, वापस उस जगह पे नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, तो नेट फोर्स कितना हुआ 0। तो अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होता है, पर नेट टॉर्क जो है वो 0 नहीं होता। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे है P sin थीटा। बात हो रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। नेट फोर्स 0 है और टॉर्क की वैल्यू है P sin थीटा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क भी होता है और फोर्स भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये वाला डायग्राम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इट इज रोटेशनल मोशन, वो सिर्फ रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, तो ये लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन करता है। तो दोनों होता है, लीनियर और रोटेशनल मोशन। यहाँ पे खाली रोटेशनल मोशन ध्यान में रखना, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो है वो 0 नहीं होता, और नेट फोर्स कंडीशंस है कि तुम अगर फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। नेट फोर्स जो है, या तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है जहां पे चार्जेस है वहां पे, तो QE1 - QE2, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इस पे लगेगा QE1, इस पे लगेगा QE2, दोनों को माइनस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो, ठीक है। और फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है P × D/dx, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग याद रखना, ठीक है। Q × 2L Q × यहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो और फोर्स पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने x लिखा है, अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही वेरी कर रही है, ठीक है। और P जो है वो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो फ्लक्स जो है उसके 3 डेफिनेशन है और तीनों की तीनों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे लिया हुआ है और एक सरफेस यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो ज्यादा हो रही है और इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही है। तो इसमें फ्लक्स, यहां से फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा है और यहां से कम, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया अगर पूछेगा इस एरिया में से फ्लक्स कितना है तो ज्यादा, इस एरिया में से फ्लक्स कितना है तो कम। दूसरा, फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता हो तो सेकेंड डेफिनेशन इज फ्लक्स इज E.ds या E.da। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, इसका एरिया वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए। इसको हम लोग ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या ई डी एस कॉस थीटा, जो भी तुमको सही लगे। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला या मेथड फाइंडिंग द फ्लक्स इज गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज पता है अगर, तो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो तीन मेथड है फ्लक्स फाइंड करने के। पहला मेथड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कितनी है, 5 पास हो रही है, 10 पास हो रही है, 20 पास हो रही है, जितनी पास हो रही है उतना फ्लक्स। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर पता हो तो एरिया वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है। और थर्ड इज गॉस लॉ। नेक्स्ट इज गॉस लॉ का प्रूफ, कि गॉस लॉ जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया Q और R डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाया, स्मॉल एरिया यहाँ पे लिया ds और जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जो फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया इज E डॉट ds विच इज E ds cos 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 दैट इज 1। तो E ds तुम्हारा फ्लक्स हुआ इसमें से। तो टोटल स्फीयर में से कितना होगा, तो इंटीग्रेशन कर दो E ds। अब चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ds के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर। जैसे ऐसे छोटे छोटे एरिया जो है अगर आप सब जगह लोगे, ठीक है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा इस स्फीयर का। गॉसियन सरफेस जो है एक स्फेरिकल है, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, 4 पाई 4 पाई कट जाएगा, बचेगा ये। तो फ्लक्स इज दिस। ये हो गया गॉस लॉ का प्रूफ। ज्यादा है नहीं, छोटा सा प्रूफ है, 3 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, स्टेट गॉस लॉ और उसका प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट इज गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन है इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। फॉर्मूला आपको ऊपर यहाँ पे गिवन है, पर मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो ये जो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जो यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है, इस पे लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, दैट इज लैम्बडा। ठीक है। R डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे 3 सरफेस लिए, एक नीचे की तरफ, ठीक है, और एक साइड में कर्व्ड सरफेस पे, और एक ऊपर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ बता दिया है, इट इज परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 0 है, थीटा इज 0। अगर आप यहाँ पे भी एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, तो तुम्हें एंगल 0 दिख जाएगा। अगर यहाँ पे तुम्हें एंगल 0 समझ में नहीं आता तो यहाँ पे इजीली समझ में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस से प्लस फ्लक्स कर्व्ड वाले सरफेस से प्लस फ्लक्स नीचे वाले सरफेस से। ठीक है। तो ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, कर्व्ड सरफेस से भी E डॉट ds, और तीसरे से भी E डॉट ds। पर ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री जब होता है तब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ यहाँ पे E ds। यहाँ पे एंगल 0 है दोनों के बीच में, E और ds के बीच में, तो cos 0। cos 0 1 होता है, तो ये हो गया E ds। अब ध्यान रखना है यहाँ पे फाइंड ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो E की जगह तुम लोग गलती से भी KQ बाई R स्क्वायर मत रख देना। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज दिस। अब फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ का अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर चार्ज पता करने के लिए आपको ये लैम्बडा गिवन है। तो लैम्बडा क्या है, यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्बडा है,
तो ये जो एल लेंथ है, गॉसियन सरफेस की हाइट है एल लेंथ, तो एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो एल लेंथ में चार्ज कितना, तो चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाती है लैम्डा इंटू एल। ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई इंटू डी एस। अब ds जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, थोड़ा ds ऊपर चला गया अपना, कोई बात नहीं, ds जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और h यहाँ पे l के बराबर है, तो l कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल R यहाँ पे हमारा रेडियस स्मॉल r है, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल r लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो E वर्सेस R का ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ग्राफ ऐसा बना देना, ऐसा मत बना देना, ठीक है, दिस इज करेक्ट। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू यूनिट वेक्टर लिख दो बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के डायरेक्शन में ही है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बस यूनिट वेक्टर लगा देना। तो ये ग्राफ हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। यहाँ पे जो है ये शीट है, ठीक है, और ये जो शीट है इनफाइनाइटली लार्ज ऐसा अज्यूम करेंगे, और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये शीट में से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो रही है एट अ डिस्टेंस r, शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, उस पर भी 3 एरिया ले लिया है, स्मॉल एरिया यहाँ पे डी है, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, दोनों के बीच में एंगल इज 0। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की इधर है, तो एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल इज 0। दो केस में एंगल 0, एक केस में 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज, फिर से 3 सरफेस है 1 2 3, तो इस बार मैं लिख देता हूँ फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 फ्लक्स थ्रू 3। इसको हम लोग लिख देंगे E डॉट डी एस 1, ये हो जाएगा E डॉट डी एस 2, और ये हो जाएगा सॉरी प्लस E डॉट डी एस 3, ठीक है। अब जो मान लो ये फर्स्ट है और वो थर्ड है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में एंगल 0 है, तो यहाँ पे दो जगह एंगल 0 रखेंगे, और यहाँ पे एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। यहाँ पे एंगल 0 है तो ई डी एस कॉस 0, और यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 टाइम्स ई डी एस। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे ई कांस्टेंट है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम होती है, तो ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन डीएस। ये है इतना छोटा सा एरिया जो है हमारा डीएस है, तो इंटीग्रेशन डीएस विल बी दिस टोटल एरिया। अगर मैं इस टोटल एरिया को ए नाम दे देता हूं, तो इंटीग्रेशन डीएस की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं ए, ठीक है। अगर ये एरिया हमारा ए है तो ये एरिया भी ए होगा, ये एरिया भी ए होगा। तो जब मैं यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करूंगा कि फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो सिलेंडर पास हो रहा है शीट के अंदर, तो ये अपने अंदर इतने पोर्शन में चार्ज एनक्लोज कर रहा है, मतलब ए एरिया में चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो अगर सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो ए एरिया में चार्ज कितना, तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज की वैल्यू हमें मिल जाती है सिग्मा इंटू ए, वो रख दो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज का जगह, दिस इज सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2EA, सामने ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। फिर भी आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा तो यहाँ वेक्टर लगाओ, यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर आर लगाओ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और ग्राफ अगर तुमसे पूछा हो तो ग्राफ ऐसा बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, कांस्टेंट है, ग्राफ आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई हो, और इसी को यूज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 इनफाइनाइट शीट है, एक पे पॉजिटिव सिग्मा है और एक पे नेगेटिव सिग्मा है, ठीक है। तो
अगर पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ। कितना भी दूर हो जाएगा, बीच में कुछ भी आ जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही रहेगा। अगर नेगेटिव शीट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों ऐड होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे वो शीट पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पर डायरेक्शन जो है वो प्लस में बाहर की तरफ होता है और माइनस में टूवर्ड्स द शीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में हम लोग लिखते हैं कि इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर 0, और इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल। कंडक्टर जब होता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेल है जिसमें चार्ज जो है प्लस क्यू है और ये चार्ज बाहर की तरफ है। फिर हमें आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल और ऑन द सरफेस 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब मैं आउटसाइड फाइंड करता हूं एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, तो सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है जैसे गॉस लॉ में हमने किया था। गॉस लॉ का जब प्रूफ देखा था तब कि एक स्मॉल एरिया लो ds, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा E डॉट ds विच इज E ds cos 0। ये स्मॉल फ्लक्स है इस स्मॉल एरिया में से। तो पूरे में से कितना, तो पूरे में से इंटीग्रेशन E ds cos 0 इज 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड में रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, और फ्लक्स जो है दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है प्लस क्यू। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाता है E की वैल्यू इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्मॉल के लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आउटसाइड का फॉर्मूला इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ऑन द सरफेस देखेंगे, मतलब ये पॉइंट पे, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और रही बात इनसाइड, तो इनसाइड के लिए यहां पे अगर हम लोग r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो जब हम लिखेंगे फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 इज 1, तो फ्लक्स के जगह हम लिखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो आउटर सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज एनक्लोज की जगह हम 0 रखेंगे, सामने है E ds या E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से E की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0। तो इनसाइड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और आउटसाइड इट इज दिस, ऑन द सरफेस इट इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी मदद से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, ऑन द सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर विच इज मैक्सिमम वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये आर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये आपका ग्राफ हो गया शेल की वजह से। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। एक एक चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दी है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मेंशन
कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के वन शॉट वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करो ताकि सबको बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।